पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, एक बार फिर से हैं हमारे साथ आपके बहुत सारे मेल, और उन ईमेल के साथ हैं अंजू तिवारी। अंजू जी नमस्कार, आपको भी हमारी ओर से। अरुण जी आपको भी नमस्कार, और साथ ही हमारा प्रोग्राम सुनने वाले श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार। और होता है कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार आपसे मिलने का मौका मिल जाता है, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि श्रोताओं से इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे बार बार मिलने का मौका मिल रहा है। जी, लगातार और बार बार से ये याद आया कि श्रोताओं को भी कहें कि बहुत सारे श्रोता जिनके मेल इन दिनों नहीं आ रहे हैं जी। थोड़ा सा ठंड का असर है इस मौसम में, जो है बहुत सारी व्यस्तता भी होती है, शादी ब्याह लगन वगैरह का सीजन होने से। लेकिन ये होता है हर साल की कुछ मौसम होते हैं जब मेल कम आते हैं। लगता है ये आपके मेल कम आने का मौसम है, तो ऐसा न करें, क्योंकि हर हफ्ते हमारा ये प्रोग्राम आता है। तो मेल भी हम उम्मीद करते हैं कि हफ्तावार हमारे नए पुराने जितने भी श्रोता हैं वो मेल हमें भेजा करेंगे और वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और तभी तो हमारे प्रोग्राम्स की फीडबैक भी हमें मिलेगी कि हाँ, आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं। तो वरना श्रोताओं को याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी था कि यहाँ पर ये कहा जाता था कि हम प्रोग्राम बंद कर देंगे। तो उम्मीद है कि श्रोता ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अभी तो हमारे पास मेल है आपके, वो हम शामिल कर रहे हैं। जिस तरह से बाकी के प्रोग्राम्स में श्रोताओं की भागीदारी होती है, उसी तरह से PKLD में भी हमारे ढेर सारे श्रोता जुड़ेंगे। इस उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं। एक चीज और हो सकता है कि इन दिनों जो FM और मीडियम वेव जब से अलग हुआ है, तो हो सकता है कुछ श्रोताओं को दरअसल एक प्लेटफॉर्म पर चीजें आ रही थी तो उन्हें सुनने की आदत सी हो जाती है। तो अभी यह है कि FM पर फोन इन नहीं आता, कुछ प्रोग्राम जो है जैसे ये प्रोग्राम भी FM पर नहीं है। और बहुत सारे श्रोता जिन्होंने FM ले रखा था वो अब मीडियम वेव नहीं सुन पा रहे हैं। और कुछ इलाकों में, जैसे हमारे भी यहाँ कई श्रोता हैं जो कहते हैं कि उनके यहाँ नेट सही नहीं चलता उन इलाकों में, तो इस वजह से वो ऐप के जरिए प्रोग्राम नहीं सुन पाते हैं। तो जिस तरह से पहले आप एक रेडियो सेट रखते थे, हम सभी श्रोताओं से कहेंगे कि रेडियो बड़ा ही ताकतवर माध्यम है और इस परंपरा को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबको है। तो एक रेडियो सेट जरूर रखें जिसमें मीडियम वेव और FM दोनों ही हो। कहते हैं ना अरुण जी, दुनिया गोल है और समय घूम फिर के वापस वहीं पहुंचता है। तो रेडियो के साथ हमारा जो जुड़ाव बना हुआ था वो वापस से बना रहे, यही हम उम्मीद करेंगे आप सभी से। और अब शुरू करते हैं मेल पढ़ना। जी। सूर्यभान सिंह विसुंधरी घोरावल सोनभद्र से लिखते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आपको भी हमारा नमस्कार। 12 नवंबर को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में शेखा जी ने बताया कि पतझड़ के मौसम में जो साथ देता है वो अपना है, बाकी बरसात में हर पत्ता हरा दिखाई देता है। जी, बड़ा ही दार्शनिक सी बात है। हमें लगा कि पतझड़ के मौसम की बात हो रही तो कुछ मौसम वाली बात होगी, लेकिन फिलोसॉफिकल हो गया पूरी तरह से। संदेश शामिल है इसमें। आगे लिखा है उन्होंने कि मदन मोहन मालवीय जी ने BHU की स्थापना के लिए हैदराबाद के निजाम के द्वारा दान में मिली उनकी जूती को नीलाम करने की घटना से मदन मोहन मालवीय जी के व्यक्तित्व के बारे में पता चला। शिखा जी द्वारा बताई गई उपरोक्त जानकारियां बहुत अच्छी लगी, इसके लिए शिखा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिखा जी का गुड मॉर्निंग बनारस प्रोग्राम आपको पसंद आया, उसमें बताई रोचक बातें भी आपको पसंद आई। आपकी बधाई शिखा श्रीवास्तव तक पहुंच रही है। आगे लिखा है कि 13 नवंबर को शुचि जी ने सूरज की धूप के फायदे के बारे में बताया, लेकिन अपने को तो बेंगलोर में धूप ही नहीं मिल पाती, क्योंकि ऑफिस भी सुबह का और दूसरे यहाँ धूप भी कम होती है। सिर्फ शनिवार और रविवार को धूप हुई तो मिल जाती है। वहाँ थोड़ा सा मौसम अलग है, जैसे कि आपको 2-3 बजे के बाद प्रायः जो है हवाएं चलने लगती हैं। पास में जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और वो चारों ओर से उसका जो अवस्थिति है उस शहर की, इस वजह से ऐसा होता है कि और थोड़ा सा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं हर तरफ, और आदमी महानगरों में अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वो फुर्सत नहीं मिलती कि ऊपर आसमान की ओर देखा जाए कि धूप कब निकली, और आने जाने में भी बहुत वक्त लगता है। तो थोड़ी सी जो मसरूफियत है वो हम समझ सकते हैं कि गांव की तरह या छोटे शहरों की तरह खाली समय जरा सा भी बड़े शहरों में नहीं होता है। लिखा है इन्होंने कि धूप नहीं मिल पाती, इसलिए कभी कभी विटामिन D सप्लीमेंट भी लेना पड़ जाता है। 18 नवंबर को शुचि जी ने आंवला के फायदों के बारे में जानकारी दी और ये बताया कि आंवले में संतरे से 10 गुना ज्यादा विटामिन C पाया जाता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो आयुर्वेद है और परंपरा में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, चीजें हैं, फल फूल और किचन में ऐसे मसाले होते हैं जिनसे, जैसा आपने कहा कि विटामिन D का सप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो अगर थोड़ा सा परंपरा से जुड़े रहेंगे और हमारे कार्यक्रमों में ये बातें बताई भी जाती हैं, तो जो घरेलू चीजें हैं उनके जरिए भी हम इस तरह की जो विटामिन की कमियां हैं उनसे हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हुए निजात पा सकते हैं। और इस समय तो आंवले का सीजन भी है, तो आंवले का
सेवन किया जा सकता है। बिल्कुल, और वर्ष भर स्वस्थ रहें। इन महीनों में जैसे अंजू जी कह रही हैं कि आंवला उपलब्ध है, तो मैक्सिमम सेवन करें, एक आध टाइम आंवला ही खा के रहा जाए। जी। 14 नवंबर को नैन्सी जी ने विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर डायबिटीज के प्रकार या इससे बचने वाले उपायों की चर्चा की। जानकारी लाभप्रद लगी, इसके लिए नैन्सी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी बधाई हम लोग उन तक जाकर पहुंचा भी देते हैं, लेकिन नाम पूरा लिखें और आपकी तारीफ सुन करके नैन्सी को भी अच्छा लगेगा। आगे इन्होंने लिखा है कि 19 नवंबर को निराली निवेदिता ने डिजिटल डिटॉक्स के बारे में जानकारी दी और बताया कि हमें फोन का सीमित ही उपयोग करना चाहिए। यही नई पीढ़ी के लोग जब आते हैं तो ये फायदे होते हैं। दरअसल हम लोग इन जो टर्म्स है, जो फ्रेजेज हैं, उनके बारे में उतने वाकिफ नहीं होते हम लोग, तो इसलिए समय के साथ साथ रेडियो में नई आवाजें आती रहती हैं, तो नई नई जानकारी भी हमारे श्रोताओं को मिलती रहती है। जी। इन्होंने लिखा है कि फोन के ज्यादा प्रयोग से नेक पेन यानी गर्दन में दर्द, जी, ओवर थिंकिंग जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लोग अपना बेस्ट फोन पर दिखाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फोन यूज कर रहे हैं या फिर फोन हमें यूज कर रहा है। ये जरूर कहें कि पहले के दौर में जैसे कलाकार, कवि, साहित्यकार और संगीत, गीत से, नृत्य से अभिरुचि रखने वाले लोग होते थे, इन कलाओं को समय देते थे। थोड़ा सा मोबाइल आ जाने से तो जिनको भी अभिरुचि हो, संयम बहुत जरूरी है कि हम कितने वक्त और कब मोबाइल इस्तेमाल करें, इस पर थोड़ा सा नियंत्रण हम सबको रखना चाहिए। वरना आपने सही इशारा किया कि बहुत सारी चीजों पर खतरे आने का अंदेशा तो है। होता क्या है कि हर चीज का कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होता है, कुछ बढ़िया, कुछ जी। जैसे विपुल साहित्य है हमारे, और हम लोग तो जिस बनारस में हैं, ये खत्री जी का, भारतेंदु प्रेमचंद प्रसाद जी का शहर है, और कबीर, तुलसी ने यहाँ बहुत सारी रचनाएं की, रैदास यहाँ रहे, तो एक लंबी परंपरा है। यानी कि हमारा जो साहित्य है, वो चाहे पौराणिक साहित्य हो या हिंदी साहित्य हो और भक्तिकाल, रीतकाल के साहित्य हो, तो विपुल है। और साहित्य से हमारा शब्द भंडार बढ़ता है, परंपराओं, रवायतों के बारे में और मूल्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो मोबाइल से जब हम दूर होंगे तभी थोड़ा सा पढ़ पाएंगे। और ये भी है, हम लोगों ने भी महसूस किया है कि मोबाइल से पढ़ना और किताब पढ़ना, दोनों में असर में फर्क तो है, बहुत फर्क है। आगे इन्होंने लिखा है कि निराली जी ने वाराणसी में रूप अरूप प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, ऐसा बताया, और आपसे पूछा है कि अरुण सर, ये रूप अरूप प्रदर्शनी क्या होती है, इसके बारे में बताइए। जो ऐसे प्रश्न होते हैं, इनका जवाब देने के लिए वो अध्ययन बहुत जरूरी है। तो रूप अरूप कला के संदर्भ में प्रयोग होता है, और मुझे लगता है हाल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रूप अरूप प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका मतलब ये होता है कि हम रूप यानी जो प्रकट है, पेंटिंग जो आपको दिख रही है, उसके जरिए हम वहां तक पहुंचते हैं, देखते हुए जो भाव उसके जरिए कलाकार कहना चाहता है। तो ये रूप से अरूप की यात्रा का प्रतीक है, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और उसके माध्यम से जो देखने के बाद जो विचार भाव आपके अंदर उत्पन्न होते हैं। जैसे आपने एक क्षण भर को पेंटिंग देखी या एक आध घंटे कहीं कला दीर्घा में आपने बिताया, लेकिन उन कृतियों का असर आप में दीर्घकालिक होता है। उसको देखते हुए जो आप सोचते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो अरूप भाव हैं। तो ये प्राकट्य जो कलाकृति है रूप में, उससे आपके भावनात्मक अरूप की यात्रा है। जी। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये रूप अरूप प्रदर्शनी क्या होती है। इसी प्रोग्राम के लिए इन्होंने निराली जी को धन्यवाद कहा है कि उनका प्रोग्राम अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा। जी, निराली जी को यानी निवेदिता जी को अच्छा लगेगा कि उनका प्रोग्राम श्रोता इतने गौर से सुनते हैं और उनका परिश्रम सार्थक होता है। इसी प्रकार उत्साहवर्धन करते रहें और हमारे ये साथी आपके लिए बेहतर प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। इनका मेल काफी लंबा है। इन्होंने लिखा है 15 नवंबर को लोकगीत कार्यक्रम में सरोज वर्मा के स्वर में देवी गीत सोहर सुना। इनकी आवाज में दोपहर में खिलौना गीत, गंगा गीत भी सुना। सभी गीत अच्छे लगे, इसके लिए आकाशवाणी वाराणसी को धन्यवाद। इसी दिन गीतांजलि कार्यक्रम में आशुतोष जी ने बताया कि मकान उसी तरह है जैसे बिना प्राण के देह। हमारे आपसी प्रेम भाव से ही मकान घर बनते हैं। आशुतोष जी की बातें अच्छी लगी, इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। 16 नवंबर को आज इतवार है, कार्यक्रम में सैफुद्दीन रहमान अब्बास की लिखी झलकी जीवन दान सुना, बहुत अच्छी लगी। इतनी सुंदर झलकी की प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। और इसी दिन लोकरंग कार्यक्रम में अनुपम जी ने प्रस्तुत किया ये कार्यक्रम। मुझे लगता है अनुपम जी ने भी किसी श्रोता को निराश नहीं किया होगा। उन्होंने सारे श्रोताओं का नाम कार्यक्रम में शामिल किया, फिर गीत भी सुनवाए, उनके बाद बचे हुए कुछ नामों को भी शामिल किया। मुझे अनुपम जी का यह प्रयोग पसंद आया क्योंकि श्रोताओं का अपना नाम सुनने
के लिए 1 बजे तक इंतजार नहीं करना पड़ा। यानी ये गीत के आखिर तक वो कहना चाहते हैं कि पहले गीत बज जाए फिर नाम पढ़ा जाए, इससे थोड़ा सा अलग है। तो अपना अपना एक तरीका और कभी कभी तरीके में बदलाव होना चाहिए। होता ये है कि कई बार श्रोता बाद तक उसी लोकगीत के लिए या फिर गाने के लिए फरमाइश भेजते रहते हैं, इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बाद में अधिक से अधिक नाम शामिल हो सकें। और ये प्रोग्राम आपको पसंद आया और हम सबकी कोशिश तो होती है कि जितने मेल आए या व्हाट्सएप आए वो शामिल हो जाएं। और अनुपम जी की ये कोशिश आपको पसंद आई, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। अरुण सर की प्रस्तुति तो लाजवाब है ही। 19 नवंबर को भक्ति संगीत कार्यक्रम में संत रविदास का भजन नरहरि चंचल है मति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी, प्रदीप कुमार के स्वर में सुना। भजन बहुत अच्छा लगा। इसी दिन विचार बिंदु कार्यक्रम में इंदिरा गांधी के विचार सुना, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। और इसी दिन स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्वास संबंधी विकार पर डॉक्टर अनुराग पांडे की वार्ता सुनी। वार्ता ज्ञानवर्धक लगी। गाजर घास से इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसी जानकारी भी मिली। घास से आमतौर पर वो बहुतायत किनारे उग जाती है और एक बार ये जब इसका प्रसार होता है तो ये फैल सी जाती है और इससे त्वचा पर इन्फेक्शन वगैरह या सांस संबंधी दिक्कतें आती हैं। ऐसा पहले भी जो है वैज्ञानिक अनुसंधान इस पर हैं, तो इससे बचना चाहिए और दूरी अपनानी चाहिए। और इसके बारे में लोग कहते भी हैं कि इसका निस्तारण कर देना चाहिए ताकि ये जो फूल या इसके जो बीज हैं वो झड़ते हैं तो बड़ी तेजी से ये फैल जाते हैं और पूरे खेत या इलाके में ये कवर कर लेता है। अलावा इसके बहुत सारे कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया और वो प्रोग्राम आपको पसंद आए, भजन भी आपने पसंद किए। हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं और इतने विस्तार से आपने मेल लिखा इसके लिए भी। और जो आखिरी प्रोग्राम था स्वास्थ्य चर्चा वाला, उसके लिए बधाई। डॉक्टर साहब तक आपकी बधाई पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। अगला मेल है एडवोकेट वारिस अली खान का संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। जी लिखते हैं, आदरणीय अरुण साहब और अंजू तिवारी को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। किसी ने क्या खूब कहा है, न हारा है इश्क न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है, चिराग के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना नई रोशनी है। ये तो सही है कि नया जमाना है, नई रोशनी है। और हम लोग जो थोड़ा सा 50 से 1 साल इस दुनिया में बिता चुके होते हैं तो जमाने का बदलाव हमारे सामने बड़ी तेजी से हमें महसूस होता है, लेकिन ये इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। कभी हम सब भी बच्चे थे और जो हमारे वालिदान थे उन्हें ये लगता था कि ये ज़माना बदल रहा है और ये नए बच्चे ऐसे हैं। तो वक्त पर तो किसी का वश नहीं है, वक्त के साथ चलना चाहिए, अच्छी चीज़ें कायम रहें, ये बहुत ज़रूरी है और हम सबको इसमें प्रयास करना चाहिए। आपने अच्छे अशार के साथ मेल की शुरुआत की, इसके लिए शुक्रिया आपको। आगे इन्होंने लिखा है कि 19 अक्टूबर को PKLD जिसका प्रसारण अपराह्न 1:15 पर हुआ था, अरुण सर और सना की प्रस्तुति लाजवाब थी। जब आप दोनों PKLD करते हैं तो उसकी बात कुछ और ही होती है, इसलिए सना जी आपसे गुजारिश है कि आप PKLD जरूर किया करें। तो आज तो सना जी नहीं है और पिछले 2-3 हफ्तों से हम लोगों ने ही इस प्रोग्राम पर कब्जा जमाया हुआ है। तो देखिए कब क्या कैसा होता है। जैसे आपने कहा ना कि जमाना बदलता है, वक्त बदलता है, तो वक्त अगर बदलेगा, करवट लेगा तो फिर से वो आवाजें आपको सुनने को मिलेंगी। फिलहाल तो हम सभी हैं नए साल के इंतजार में। जी 11 अक्टूबर का गीतांजलि कार्यक्रम जिसे शिखा ने जिंदगी पर पेश किया था बहुत पसंद आया। 11 अक्टूबर को ही रात्रि 9:30 पर प्रसारित अंजुमन कार्यक्रम मैंने सुना। गजलों पर बेस्ड इस शो में बेहतरीन गजल सुनने को मिली। वैसे हमारे हर कार्यक्रम या जितने भी विचार हैं या दुनिया में जितनी चीजें हम देख पा रहे हैं सब हमारी जिंदगी पर ही आधारित हैं या उससे जुड़ी हुई रहती हैं। फिर भी शिखा जी का प्रोग्राम हमें लग रहा है गीतांजलि का जिक्र ये कर रहे हैं, यानी उन गीतों में जिंदगी, जीवन, इन शब्दों का इस्तेमाल होगा, उस तरह की बातें होंगी, इसलिए वो जिंदगी विषयक गीतांजलि थी और वो आपको पसंद आई। शिखा श्रीवास्तव तक आपकी बधाई पहुंच रही है। आगे इन्होंने लिखा है कि 18 अक्टूबर को ओमपुरी पर किया गया मधुरिमा दिल को छू गया। एंकर का नाम नहीं सुन पाया था। तो कोई बात नहीं। दरअसल हमारे जो साथी हैं वो इस प्रोग्राम को सुनते हैं और जिन्होंने भी ये प्रोग्राम पेश किया होगा वो उन तक आपकी बधाई पहुंच रही है। वो खुश हो रहे होंगे दिल ही दिल में। कभी ऐसी तारीफ भी मिलनी चाहिए जिसमें नाम का उल्लेख न हो, संकेत न हो। और ओमपुरी जिनका जिक्र आपने किया वास्तव में एक महान कलाकार, चरित्र अभिनेता हुए और बहुत सारी यादगार फिल्में हैं और ऐसे कलाकारों को हम इन कार्यक्रमों में जब याद करते हैं तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। और एक परंपरा जो फिल्मी दुनिया की है बड़ी समृद्ध, समाज को बदलने में सिनेमा का, भाषा के अभिवृद्धि में बड़ा योगदान रहा है, तो वो परंपरा पुनर्जीवित हो जाती है।
आगे इन्होंने लिखा है कि 2 नवंबर के पीकेएलडी में अंजू तिवारी ने बिना समय गंवाए श्रोताओं के मेल पढ़े और अरुण भाई आपने भी बेहतरीन अंदाज में मेल के जवाब दिए। इसके लिए आप दोनों को बधाई। कि कई बार जैसा हमने शुरुआत में 1-2 हफ्ते से प्रोग्राम में हम कह रहे हैं कि मेल अब कम आ रहे हैं जी। तो जब मेल ज्यादा होते हैं तो हम लोग खुद उस पर नियंत्रण रखते हैं कि हम लोग काम की बात और टू द पॉइंट हो, लेकिन जब मेल कम रह जाते हैं तो हमें भी ये 20 मिनट मेकअप करना है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कम मेल हो तो भी ये कार्यक्रम पूरी अवधि तक चले और फिर आपसे पूरी तफसील से खुलकर आराम से बातचीत हम लोग करते हैं जैसे आज कर रहे हैं। तो ये संकेत भी है कि जो श्रोता मेल नहीं भेज रहे हैं वो मेल हमें भेजें ताकि हम लोगों की बातें कम हो, आपकी बातों का ये मंच है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि 3 नवंबर का अनुपम ने आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम बहुत बढ़िया प्रस्तुत किया था। उस दिन अपराह्न 2:30 बजे प्रसारित कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा था। भोजपुरी फिल्मों का चयन बहुत अच्छा था। तो अनुपम गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत ये फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो 2:30 बजे होता है सोमवार को भोजपुरी फिल्मी गीतों का, हालांकि हम लोग बार बार कहते हैं कि फिल्में थोड़ी सी सीमित हैं लेकिन जो फिल्में हमारे पास पहले के दौर की हैं वो अच्छी हैं और गाने उनमें अच्छे हैं जो आप पसंद करते हैं। तो ये प्रोग्राम आपको पसंद आया, अनुपम गुप्ता तक आपकी बधाई पहुंच रही है और इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। तो अरुण जी मेल तो बहुत सारे शामिल हुए और अब वक्त भी ये इतना हो गया है कि शायद अगले मेल तक हम ना पहुंच पाए। बिल्कुल, और ये कहें कि बड़ा दिन आने वाला है तो बड़ी बड़ी ढेर सारी चिट्ठियां श्रोताओं की आए यानी मेल उनके आए और हमारा ये कार्यक्रम यूं ही समृद्ध होता रहे, श्रोताओं का हमारा साथ भी यूं ही बना रहे। और इस साल जो बाकी कुछ एक कार्यक्रम है तो सभी से एक बार फिर से गुजारिश कर रहे हैं कि सर्दी के इस मौसम में कार्यक्रमों का लुत्फ लें। अब दोनों ही चैनल हमारे शुरू हो गए हैं जबकि, और जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं मेल भर भर के हम तक पहुंचाएं। सर्दी का मौसम है तो या तो ये धूप में बैठ के मेल कर सकते हैं या लिहाफ के अंदर भी बैठ के आप मेल कर सकते हैं। नहीं अंजू जी की टेबल कुर्सी कागज कलम दवात चाहिए तो अब तो फोन पे लिखना है तो आप कहीं भी पार्क में घाट पर कहीं भी बैठकर लिख सकते हैं। तो जरूर मेल हमें कीजिए और इसके लिए आपको बता दें कि हमारी मेल आईडी क्या है pkldair@gmail.com। इस मेल आईडी पर आपके मेल का इंतजार रहेगा और अगले हफ्ते आपके मेल के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे और हमारी ढेर सारी इसी तरह की बातें होंगी। अगर आपके कम मेल आएंगे तो आपकी बातें ज्यादा हों, इसलिए आपके मेल का इंतजार रहेगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते जैसा हमने कहा। तब तक के लिए अरुण पांडे और अंजू तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।